नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। रीट संस्कृत क्रैश कोर्स का आज हमारा चौथा वीडियो है, चौथी क्लास है। और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण स्थान। इससे पहले यदि आपने तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। रीट 2025 संस्कृत की जो प्लेलिस्ट नाम से मैंने बनाई है उसको आप चेक कर सकते हैं। वहां आप पिछले वीडियोज को भी देख सकते हैं जहां हमने माहेश्वर सूत्र और संस्कृत वर्णमाला को पढ़ा है। आज हम बात करेंगे उच्चारण स्थान की। क्योंकि क्रैश कोर्स है तो मैं आपको वही टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा जिससे कि आपका एग्जाम में काम हो जाए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके पास संस्कृत नहीं रही है तो उनको एक सूत्रों की तरह लेके जाएं तो उनको समझने में थोड़ी समस्या होती है, तो उनको बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास होगा। बस आपको करना यह है, इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ही ये क्लासेज मित्रों आगे चल पाएंगी। अगर आप सपोर्ट करोगे, अगर अधिक से अधिक शेयर करोगे, वीडियो पर कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो ही ये मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और ये क्लासेज जो है वो रेगुलर रहेंगी। तो मित्रों, बहुत सारे साथियों का ये कमेंट आ रहा था कि सर सेकंड ग्रेड की क्लासेज भी इसके बाद होंगी क्या? यदि आपका प्यार बना रहा तो निश्चित तौर पर मैं आपको सेकंड ग्रेड की जो पूरा कोर्स है वो फ्री यूट्यूब पर करवाऊंगा और आपको कोई समस्या यहाँ पर संस्कृत के विषय में नहीं आएगी। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। उच्चारण स्थान। देखिए, उच्चारण स्थानों की हम बात करें तो उच्चारण स्थान होते क्या हैं? तो उच्चारण स्थान होते हैं वर्गों का उत्पत्ति स्थल, यानी वर्ण जो है कहां से उत्पन्न होते हैं। वर्णों का उत्पत्ति स्थल, वर्णानाम अव्यक्ति स्थानम, वर्णों का जो अभिव्यक्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल है या प्रथम प्रकाशन स्थल जो है उसे क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। यानी वर्ण जहां से निकलते हैं, जहां से उद्गार होता है वर्णों का, जहां से वर्णों का उत्पत्ति होती है, वो स्थान क्या कहलाता है? वर्णों का उच्चारण स्थान। अगली बात है कि ये उच्चारण स्थान जो है वो अनुभूति गम्य होते हैं। ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि उच्चारण स्थान अनुभूति गम्य होते हैं। अब अनुभूति होने का मतलब क्या है कि सामान्य मनुष्यों को इनका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, देखो, एक तो होते हैं उच्चारण स्थान और एक होते हैं यत्न, जिसमें आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न हम पढ़ते हैं। जो यत्न होते हैं उनको सामान्य मनुष्यों को उनका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो अनुभूति रहित होते हैं। लेकिन उच्चारण स्थान अनुभूति गम्य होते हैं, इनको सामान्य मनुष्य जो है समझ सकते हैं कि ये वर्ण कहां से उत्पन्न हो रहे हैं। जैसा कि हम भी सामान्य मनुष्य हैं और हम भी अब समझने जा रहे हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। आगे बात करें पाणिनीय शिक्षा, जो हम कल पढ़ रहे थे, तो पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? साहब पूछा गया है पिछले एग्जामों में कि पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं, तो वो है 8। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या है 8। ठीक है, तो आप इसे अष्ट भी कह सकते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान है। कौन कौन से हैं 8? उरस, उरस यानी कि हृदय, हृदय से भी वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, बताऊंगा कौन से वर्णों का उच्चारण हृदय से होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूल, इस प्रकार से 8 जो हैं उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा के अनुसार माने गए हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो वो है 8। लेकिन सवर्णता के प्रसंग में हम बात करें, जब हमको सवर्णता का प्रसंग आपके नहीं है, नहीं वरना हम आपको बताते कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र होता है कि जिसका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो, प्रयत्न मतलब अभ्यंतर यत्न, उच्चारण स्थान और अभ्यंतर यत्न जिसका समान हो वो वर्ण सवर्ण होते हैं। ठीक है, तो उस सवर्णता के प्रसंग में हम बात करें तो वहां पर उरस को उच्चारण स्थान नहीं माना जाता है। उरस वहां पर उच्चारण स्थान नहीं होता है, तो वहां केवल 7 उच्चारण स्थानों का ही प्रयोग होता है। तो अगर प्रश्न ऐसे आता है कि सवर्णता के प्रसंग में उच्चारण स्थान कितने हैं, तो वो हैं 7। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। वैसे मूल रूप से उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अब यहां पर इस चित्र को देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि कौन सा जो है स्थान कहां है। देखिए, उरस, उरस मतलब हृदय, हृदय से भी कुछ वर्ण निकलते हैं। अब हृदय से जो वर्ण निकलते हैं वो क्या है? हा, हा में अगर या, जो हा के साथ यदि अंतस्थ वर्ण मिल के आए तो वो उच्चारण स्थान जो है उनका हृदय से होगा। ठीक है, जैसे कि हिय, हुआ और
मा, म, ऐसे जो वर्ण होते हैं ना, ये सभी जो उच्चारण स्थान इनका हृदय से होता है। ठीक है, तो ये उरस्य वर्ण है, तो इन पर ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है, मैं आपको लिखवा दूंगा अलग से। अभी आपको यहाँ पर इतना देखना है खाली कि उरस से भी वर्णों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे हम बात करें, देखो इनका क्रम ऐसे है, सबसे पहले हृदय आता है, उसके बाद आता है कंठ। ठीक है, कंठ आता है, फिर कंठ के बाद आता है तालु, जिसे हम अपने देसी भाषा में ताड़वा बोलते हैं, ताड़वा। ठीक है, तालु। तो जो तालु होता है ना, तालु, ये भी एक उच्चारण स्थान है। फिर मूर्धा, मूर्धा तालु से जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला इससे कठोर भाग, तालु से ऊपर वाला कठोर भाग मूर्धा कहलाता है। और मूर्धा के बाद दंत मतलब दांत, तो आप जानते हो। उसके बाद ओष्ठ मतलब होठ जो अपने होते हैं, ये ओष्ठ होता है। और उसके बाद नासिका, यानी कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान नाक भी होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनका क्रम है। तो आप देखिए, अगर आपको ये क्रम पता है कि सबसे पहले हृदय है, फिर कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, ये क्रम पता है, तो आप ये लगा लो कि आधा काम अपना खत्म है इसी क्रम से। अब देखो कैसे इसका क्रम याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसको ट्रिक से समझो। याद करना बहुत आसान है, आपको इतना सूत्रों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां सीधा पूछा जाता है कि भैया बताओ क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, या चा का उच्चारण स्थान क्या है, था का उच्चारण स्थान क्या है, दा का उच्चारण स्थान क्या है। इस प्रकार से वो सामान्य से प्रश्न आते हैं, तो देखो ऐसे पहचान सकते हैं। एक ट्रिक को आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है? कता, मूंद ओ, नाक, कता मूंदो नाक। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या है अपनी, कता मूंद ओ नाक। अपन बोलते कता, कता काम कर रहे हो, कितना कितना कता। ठीक है, तो कता, कता मूंदो नाक, ये ट्रिक है। और इससे आप आसानी से जो है उस सबको, क्रम भी यही है इनका। सबसे पहले का से कंठ, ता से तालु, मुंह से मूर्धा, दा से दंत, ओ से ओष्ठ, नाक यानी नासिका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, कता मूंद ओ नाक, ये तो उनका क्रम हो गया। अब वर्ण कैसे याद रखें? वर्ग, वर्ण जो है मैंने कल आपको बताए थे, वर्गीय व्यंजन जो है उनका क्रम क्या है? कु चु टू तू पू। वर्गीय व्यंजनों का क्रम क्या है? कु चु टू तू पू, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क्रम क्या है भाई? क वर्ग, कु चु टू तू और पू, कुचू टू तू पू, यही तो क्रम होता है। तो कुचू टू तू पू, ये क्रम है इनका। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। तो कैसे याद होगा? सीधा सा है, कता मूंद ओ नाक, कुचू टू तू पू। तो कैसे? क से कंठ, और कंठ किनका उच्चारण स्थान है? क वर्ग का। कंठ किसका उच्चारण स्थान है? क वर्ग। ता से तालु, तालु किसका उच्चारण स्थान है? च वर्ग का। ठीक है, च वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं ना, चा, छा, जा, जा, या, ये सबका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। मुंह, मुंह से मूर्धा, और मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है? टा वर्ग का। दा से दंत, और दंत किसका उच्चारण स्थान है? ता वर्ग का। और ओ से ओष्ठ, ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? पा वर्ग का। समझ रहे हो मेरे ख्याल में कि एक वर्ग में 5 वर्ण, तो ये 25 वर्णों का, 5 वर्गों में 25 वर्ण, 25 वर्णों का उच्चारण स्थान तुमको याद हो गया। कता मूंद ओ नाक, कता मूंद ओ नाक, और कुचुटुतु पू। अगर इस तरह से याद करोगे तो आपके 25 वर्णों का उच्चारण स्थान तो याद हो गया। अब आगे बचता है नाक। नाक, नाक से आपको पता है, आप बोलते हो नाक से तो मां, ना या चंद्रबिंदी, है ना, अनुस्वार, उन्हीं को बोलते हो। तो सीधी सी ट्रिक यही है कि भैया नाक से जो वर्ण बोले जाते हैं, तो नाक से कौन से बोले जाते हैं? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण यानी जो 5वें वर्ण होते हैं, सभी वर्गों के 5वें वर्ण, ठीक है, वो नाक से बोले जाते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार जो होता है ना, अनुस्वार, ये भी नाक से बोला जाता है। ठीक है, तो ये पंचम वर्ण और अनुस्वार अभी अपन लिखेंगे कौन कौन से, लेकिन अभी देखिए आप लगभग इतने सारे वर्णों का उच्चारण स्थान तो सीख चुके हो। कैसे? आपको याद रखना है, कता मूंद ओ नाक, यही क्रम इनका, कता मूंद ओ नाक। अब आपने कहा उरुस, उरस को क्योंकि 7 तक प्रश्न नहीं गिना जाता है, उरस के लिए स्पेशल वर्ण है जो ह के साथ आते हैं, है ना,
तो वो उरस्य वर्ण है, तो उनको अभी साइड में रख करके बाकी इसी क्रम को ध्यान रखना है। कता मुद ओ नाक कुचु टुतु पू। अगर आप इस ट्रिक को अपनाओगे तो आपके वर्गीय व्यंजनों के उच्चारण स्थान तो यहीं पर याद हो जाते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए साथियों, अब हम सारणी की मदद से देखते हैं कंप्लीट जो उच्चारण स्थान है उनको किस प्रकार से हम सूत्रों के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर जो भी साथी सूत्रों को याद कर सकते हैं तो सूत्रों के द्वारा भी इनको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है। अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है। आपको इस तरह से याद करना है इसको। अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, यानी कि आ वर्ण। अब आ वर्ण में आ और इसके पूरे 18 भेद जो होते हैं, ठीक है, वो तो आप तो ये समझो कि आ वर्ण यानी आ और आ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कु का मतलब है कवर्ग। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। हा का उच्चारण स्थान कंठ। और विसर्जनीय बोलते हैं मित्रों विसर्ग से, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ। तो इस प्रकार से कंठ का उच्चारण स्थान मतलब कंठ उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का है? आ, कवर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो देखिए यहां पर मैंने आ भी लिखा है आपको समझने के लिए। आ, कवर्ग, हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अब कवर्ग में तो आप जानते हो, आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। कवर्ग में आते हैं का, खा, गा, ग, ठीक है, ये सभी आते हैं। आगे देखिए, ईचु ऐसा नाम तालु। अगला सूत्र है ईचु ऐसा नाम तालु। देखो मित्रों, मैंने पहले इसलिए लिख दिए हैं जिससे कि वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है। बाकी मेरे को कंप्लीट ये याद है, लेकिन बहुत सारे साथी अगर ये सोचें कि पहले लिखकर के बाद में उसको ही पढ़ रहे हैं, तो ये चीज ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपके समय के बचत के लिए मैं पहले इसको यहां पर लिख देता हूं। ऐसा नाम तालु यानी ई और ई के 18 भेद, या ई और बड़ी ई आपके सामान्य समझो तो ई। चू का मतलब है चवर्ग, या और स, ये वाला जो सा है, ये इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ठीक है। तो मैंने यहां पर वर्ण लिख दिए हैं ई, चवर्ग, या उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो ये आपको ध्यान रखना है सूत्र से, ईचु ऐसा नाम तालु। आगे देखो, ऋतुर सानाम मूर्धा। तो देखो री चाहे वो ऋस्वरी हो या दीर्घ हो, ठीक है। टू का मतलब है टवर्ग में टाठा डाना वो होते हैं। फिर रा और सा, इनका ये वाला जो सा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो री, टवर्ग, रा और सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। आगे लृतुल सानाम दंता। तो ली स्वर जो है, तू मतलब तवर्ग, ला और स, ये सा सलेट वाला जो स है, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? दंता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सामने। आगे देखो, उपपदमानिया नाम ओष्ठऊ। अगला सूत्र है उपपदमानिया नाम ओष्ठऊ। तो ऊ का मतलब है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऊ के वही 18 भेद। तो ऊ, पू का मतलब है पावर्ग, ठीक है। और उपदमानीय वर्ण हमने 2 ही पढ़े थे। कौन कौन से? अर्ध विसर्ग पा और अर्ध विसर्ग फा, ठीक है। हमने पढ़े थे पिछले वीडियोज में कि अर्ध विसर्ग पा और अर्ध विसर्ग फा को क्या कहते हैं? उपदमानीय वर्ण कहते हैं। तो ऊ, पावर्ग और उपदमानीय वर्ण अर्ध विसर्ग पा और अर्ध विसर्ग फा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। यानी जब हम इनको बोलते हैं तो होठों से ध्वनि जो है वो निकलती है। आगे देखिए, यम नाम नासिका च। तो देखो, ये जो या मांग, अणा और ना, इनका उच्चारण स्थान है नासिका। अब नासिका से चा, एक बाद में चा लग रहा है, इस चा का क्या मतलब है? च का मतलब है और, च का मतलब है और। ध्यान दीजिएगा, ये 5 सूत्रों में ये सारे वर्ण आ रहे हैं। इन 5 सूत्रों में ये पंचम वर्ण सभी में आ रहे हैं। जैसे अकु है, तो इसमें अकु है में कु में कवर्ग है, और कवर्ग में का, खा, गा, गंगा ये है, ठीक है। ऐसे च वर्ग में चा, छा, जा, ये, ठीक है। पा वर्ग में पा, फा, बा, मा ये है। तो ये सभी आ रहे हैं इनमें। तो यानी इन सभी का उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन चा और लगा दिया। च का मतलब है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान ये तो है ही, इसके अलावा नासिका च और नासिका भी है, ठीक है, और नासिका भी है। यानी कि ये द्विस्थानीय वर्ण है, ये 2 स्थानों से उच्चारण इनका होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पर पंचम वर्ण लिखा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
जैसे मान लो यं, अब ये किसका पंचम वर्ण है? च वर्ग का, और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। हम पढ़ लिया है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो इसका उच्चारण स्थान तालु तो है ही, प्लस में क्या हो रहा है? नासिका। ठीक है, तालु प्लस नासिका ये है। जैसे मान लो अपन बात करते हैं इसकी अंग, तो इसको उच्चारण स्थान देखो क वर्ग में आता है, का खा अंग है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तो है ही, प्लस में क्या है? नासिका। ऐसे ही सभी पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान ये तो है ही, इनके अलावा नासिका भी इनके साथ प्रयोग में होती है जब इनका उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से ये दो स्थानों से इनका उच्चारण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ए दई तो कंठ तालु, ए और ऐ ये दोनों वर्ण देखो मिश्रित वर्ण है, यानी कि ये संयुक्त स्वर है। ए ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। कैसे है देखो, आप फॉर ऐसे समझ लीजिए, ए जो है ना, ए ये आ और ई से बनता है, आ और ई। अब आ का उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं कंठ, और ई का उच्चारण स्थान में पढ़ा है तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ प्लस तालु, यानी कंठ तालु। ठीक है, तो इस प्रकार से ए आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। ऐसे ही ओ दऊ तो कंठोष्टम, ओ और औ, ओ दऊ और औ का उच्चारण स्थान क्या? कंठ ओष्ठ। और जब ओ औ का हम उच्चारण करते हैं तो कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। ओ औ कंठ से भी आवाज आ रही है और होठ जो है वो भी मूव कर रहे हैं, तो यहां कंठ और ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान होगा। अगला देखिए, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि वा का उच्चारण स्थान दांत और होठ है। देखो वा वा अपन बोलते हैं तो ऊपर के दांत नीचे वाले होठों को टच करेंगे, वा वा। तो वा का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंतोष्ठ। जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम मूल, ये जिव्यामूल्य वर्ण है। जिव्यामूल्य क ख क ख। ठीक है, तो जीभ की जड़ से एक तरह से उच्चारण होता है, तो ये जिव्यामूल वर्ण है। तो वो कौन से हैं? जिव्यामूल्य, इनका नाम भी जिव्यामूल्य वर्ण है और इनका उच्चारण स्थान भी जिव्यामूल है। ठीक है, और आगे देखो, नासिका अनुस्वारस्य है, और अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका एंग है ना, ऊपर अपन बोलते हैं तो अनुस्वार जो है उसको नाक से बोला जाता है, तो नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। तो अब आप यहां पर एक चीज देखिएगा कि यहां पर ये जो पंचम वर्ण है ये दो जगह से उच्चारित हो रहे हैं, है ना, तालु प्लस नासिका, कंठ प्लस नासिका, उष्ठ प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका, तो द्विस्थानीय वर्ण है। तो भैया इनमें से, इस पूरी टेबल में से कितने ऐसे वर्ण हैं जो द्विस्थानीय हैं, दो स्थानों से जिनका उच्चारण होता है? तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 5 तो ये हो गए दो जगह से उच्चारित होते हैं, और दो हो गए ए आई, दो हो गए ओ औ, और एक हो गया वा। ठीक है, यानी ए आई कंठ तालु से, ओ औ कंठ ओष्ठ से, और वा दंत ओष्ठ से उच्चारित होता है। तो ये भी दो स्थानीय हैं, तो 5 और 5 10। तो आपसे पूछा जाए कि कितने ऐसे वर्ण हैं जो दो जगह से उच्चारित होते हैं, द्विस्थानीय हैं, तो वो है 10 वर्ण। 10 वर्ण हैं जो द्विस्थानीय हैं। और कौन कौन से हैं? 5 तो पंचम वर्ण, ठीक है, ये दो स्थानों से बोले जाते हैं। उसके अलावा ए आई, ओ औ और वा, ठीक है, ये दो स्थानों से बोले जाते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द्विस्थानीय वर्ण जो मैंने अभी बताया था कि जो दो स्थानों से जिनका उच्चारण होता है वो वर्ण कितने हैं? तो 10 आपसे पूछा जाए कि ऐसे संस्कृत वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण दो जगह से होता है, दो स्थानों से होता है? तो वो 10 वर्ण हैं। ठीक है, 10 वर्ण कौन कौन से हैं? य म ग न न, ये पंचम वर्ण। 5 तो ये हो गए, और ए आई, ओ औ और वा। इस प्रकार से इनको टोटल करोगे तो कितने हुए? 10 वर्ण। 10 वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान 2 है, दो उच्चारण स्थान है इनके। इसके अलावा से सभी वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही है, ये ध्यान रखना। केवल ये 10 ही वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान 2 है। आगे बात करें, दुष्पृष्ठ वर्ण हमने पढ़ा था, पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमने इसको भी पढ़ा था 63-64 वर्णों के अंतर्गत। और दुष्पृष्ठ वर्ण जो होता है ये ऋ है, ठीक है, और ये ऋ किसके जगह पर आया था? ये ऋ जो है वो ये ऋ की जगह पर आया था, ठीक है, टा ठा डा डा णा, है ना, इस ऋ की जगह पर ये ल आया था। तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? मूर्धा, क्योंकि इसका भी मूर्धा होता है, तो इसका भी क्या होगा? मूर्धा। तो सेम उच्चारण स्थान, दुष्पृष्ठ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, यम वर्ण। यम वर्ण क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि यदि
1 2 3 4 वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा डबल रूप आ जाए और उसके बाद में पंचम वर्ण हो तो ये जो इनका ये डबल रूप है ये यम कहलाते हैं। ये हमने पढ़े थे, ठीक है। जैसे पलिकनी, अग्नि, चखनंतु, घनंती, ये हमने उदाहरण पढ़े थे। तो ये जो यम वर्ण है इनकी संख्या 4 मानी गई है। तो ये चारों यम वर्ण कैसे होते हैं? नासिकीय होते हैं, नासिका से इनका उच्चारण होता है, ठीक है। तो यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नासिक के वर्णों की संख्या आपसे पूछी जाए कि ऐसे कितने वर्ण हैं जो नाक से उच्चारित होते हैं, तो नासिक के वर्णों की संख्या 10 है। अब वो कौन कौन से हैं? देखो, यम गणनम 5 तो यही आते हैं जो नाक से उच्चारित होते हैं, अपन ने पढ़ा था इनको। और इसके अलावा अनुस्वारस्य नासिका है ना, ये नासिका अनुस्वारस्य, ये सूत्र पढ़ा था, नासिका अनुस्वारस्य। तो ये अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नाक होता है। और इसके अलावा अभी हमने पढ़ा है कि यम वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नाक। तो देखो, 5 ये, एक अनुस्वार 6 और 4 यम वर्ण। तो इस प्रकार से टोटल 10 वर्ण जो होते हैं वो नासिक के होते हैं, यानी इनको नाक से उच्चारित किया जाता है। आगे देखिए, उरस्य वर्ण। उरस्य वर्ण मतलब उरस, जिनका उच्चारण स्थान क्या है? उरस, यानी हृदय है। और वो वर्ण क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, है के साथ, है के साथ में क्या आ जाए? पंचम वर्ण आ जाए या अंतस्थ वर्ण आ जाए। हा के साथ में पंचम वर्ण आ जाए या अंतस्थ वर्ण आ जाए तो वहां पर उन वर्णों को कहते हैं अपन, उनका उच्चारण स्थान होता है उरस्य, ठीक है। उरस, उरस उनका उच्चारण स्थान होता है। जैसे देखो, हमलियति, हमलियति में है के साथ ये मां आ गया, ठीक है। हनुते, हनुते में ना आ गया, है के साथ ये पंचम वर्ण है। यहां देखो, हुए, हुए में वा अंतस्थ वर्ण है। री, री में हा के बाद में रा आ गया, रा अंतस्थ वर्ण है। और लादते में ला आ गया, ला भी अंतस्थ वर्ण है। तो इस प्रकार से अगर हा के बाद में पंचम वर्ण, है के साथ में पंचम वर्ण या अंतस्थ वर्णों का योग हो तो उन वर्णों का उच्चारित जो स्थान होता है, उच्चारण स्थान होता है, वो उरस होता है। तो ये उरस वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं विसर्ग और अर्धविसर्ग। वैसे हम पढ़ चुके हैं कि विसर्ग अर्धविसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? कंठ होता है, हमने ये पढ़ा था। विसर्ग अगर सिंपल पूछ लिया जाए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। लेकिन ये विसर्ग और अर्धविसर्ग जो है ये स्वर पर आश्रित होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि विसर्ग और अर्धविसर्ग ये स्वर पर आश्रित होते हैं और किसी भी स्वर के पीछे आते हैं तो इनका उच्चारण स्थान उस स्वर पर आधारित होता है। यानी जिस भी स्वर के साथ ये आते हैं वही उनका उच्चारण स्थान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये आ के बाद में विसर्ग आ गया तो अब आपसे पूछा जाए कि इसका इस स्थिति में विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। लेकिन ई के बाद में विसर्ग आ गया तो अब इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो ई, इस अब विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। जैसे मान लो ऊ के बाद में विसर्ग आ गया तो उच्चारण स्थान क्या होगा? ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। तो अब इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। समझ रहे हो? तो ऐसे ही ये जिस स्वर पर आश्रित होते हैं उसी स्वर के अनुसार इनका उच्चारण स्थान हो जाता है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, आज हमने कंप्लीट उच्चारण स्थानों को पढ़ा है। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देखिएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से और समझा पाऊं। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, बहुत शॉर्ट में उच्चारण स्थानों को समझाने का जो पूरा प्रयास है वो मेरी तरफ से रहा है। लेकिन आपका प्रयास मेरे को थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। आप वीडियोज को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय दें। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में धमाकेदार शानदार क्लास के साथ। और रीट में आपको फतेह करनी है, शानदार अंक चाहिए तो क्लास में लास्ट तक बने रहना। इस पूरे जो अपना श्रृंखला है इसको आपको अंत तक देखना है, अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो मित्रों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।